इसरो का आदित्य L1 हुआ लॉन्च। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट से करेगा सूर्य की स्टडी। मोहन भागवत का बड़ा बयान, इंडिया के बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल करने की आदत डाले लोग तभी परिवर्तन आएगा। भजनपुरा मैनेजर मर्डर केस के चारों आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली से पंजाब भागने की बना रहे थे योजना। दिल्ली एलजी ने शिवलिंग जैसे फव्वारे पर दी सफाई, कहा वो सिर्फ सजावट की चीज, कण कण में है भगवान। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल गिरफ्तार, 538 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो ने आज सूर्य की स्टडी के लिए अपना पहला मिशन भेजा। आदित्य L1 नाम का ये मिशन सुबह 11:50 पर PSLV C57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। PSLV 4 स्टेज वाला रॉकेट है। आदित्य L1 को रॉकेट 235 × 19,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ेगा। इसमें 63 मिनट 19 सेकंड का समय लगेगा। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहाँ से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 125 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। ये 125 दिन 3 जनवरी 2024 को पूरे होंगे। अगर मिशन सफल रहा और आदित्य स्पेसक्राफ्ट लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंच गया तो नए साल में इसरो के नाम ये बड़ी उपलब्धि होगी। लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो आसानी से दोनों के बीच स्थिर रहता है और एनर्जी भी कम लगती है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जाएगी। आदित्य यान L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। ये लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर की कक्षा, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के अलावा सबसे बाहरी परत कोरोना की अलग अलग वेब बैंड्स में 7 इक्विपमेंट के जरिए टेस्टिंग करेगा। आदित्य L1 के 7 इक्विपमेंट्स कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटीज की विशेषताओं, पार्टिकल्स के मूवमेंट और स्पेस वेदर को समझने के लिए जानकारी देंगे। आदित्य L1 सोलर कोरोना और उसके हीटिंग मैकेनिज्म की स्टडी करेगा। इसरो के एक अधिकारी के मुताबिक आदित्य L1 देश की संस्थाओं की भागीदारी से बनने वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ ने इसके पेलोड बनाए हैं, जबकि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने मिशन के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड विकसित किया है। अब अगर बात करें कि ये मिशन क्यों जरूरी है, तो जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है, इन्हें हम चार्ज पार्टिकल कहते हैं। सूर्य के अध्ययन करने के ये समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत गुवाहाटी में सकल जन नाम के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में भारत को लेकर कहा कि सदियों से हमारे देश का नाम भारत है। दुनिया में कहीं पर भी जाया जाए तो इसका नाम भारत ही रहना चाहिए। हम बोलने में, कहने में, लिखने में सर्वत्र भारत ही कहें। उन्होंने कहा, किसी को समझ में नहीं आए चिंता ना करें, उसकी जरूरत होगी तो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है उसको समझाने की। हम अपने आप में स्वतंत्रता समर्थ हैं। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती है। हम सारी दुनिया को लेकर इसलिए चलते हैं, सारे विश्व के प्राणी हमारे हैं, ये हमारा ज्ञान है। मोहन भागवत ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लोगों को इसकी आदत डालनी चाहिए। उन्होंने कहा, भारत का नाम प्राचीन समय से चला आ रहा है, इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। बता दें कि मोहन भागवत ने ये बात सकल जैन समाज के कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि हमारा देश का नाम सदियों से भारत है, हमारा देश भारत है और हमें व्यवहारिक क्षेत्र में भारत का उपयोग करना है। वहीं राजधानी
राजधानी दिल्ली के भजनपुरा में 29 तारीख की रात एक प्राइवेट कंपनी के सीनियर मैनेजर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी सोहेल उर्फ बावर्ची और जुबेर कासवारा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बदमाश दिल्ली से पंजाब भागने की फिराक में थे। इस मामले में अब चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 आरोपियों को बीते कल पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल ने बीते कल मोहम्मद शरीफ उर्फ माया और बिलाल गनी उर्फ मल्लू को कल गिरफ्तार किया था। बिलाल गनी उर्फ मल्लू भजनपुरा इलाके का ही रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास गिरफ्तार किया था। साथ ही दूसरे मुख्य आरोपी माया गैंग के मुखिया को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि हरप्रीत और गोविंद को माया ने ही गोली मारी थी। बता दें कि मृतक की पहचान हरप्रीत गिल के रूप में हुई है। हरप्रीत एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर काम करते थे। बता दें कि इस घटना में घायल शख्स की पहचान गोविंद सिंह के रूप में हुई है। दरअसल बिलाल 29 अगस्त की रात अपने अन्य 4 साथियों मोहम्मद समीर उर्फ माया, सोहेल उर्फ बावर्ची, मोहम्मद जुनेद उर्फ बिरयानी और अदनान उर्फ डॉन के साथ घर पर पार्टी कर रहा था। इस दौरान रात 10 बजे करीब वो अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला। इस दौरान मोहम्मद समीर उर्फ माया के पास पिस्टल थी। इस दौरान घूमते हुए वो भजनपुरा की संकरी गलियों में चले गए, जहां एक बार में केवल एक ही बाइक निकल सकती थी। इस दौरान दूसरी तरफ से गली में हरप्रीत और गोविंद सिंह आ रहे थे। इस दौरान दोनों चाहते थे कि सामने वाला पक्ष रास्ता दे। इसके बाद विवाद शुरू हुआ और बिलाल आग बबूला हो गया। जुनैद उर्फ बिरयानी ने तुरंत गाड़ी से उतरकर गोविंद सिंह को थप्पड़ मार दिया। जब गोविंद और हरप्रीत बात करने के लिए नीचे उतरने लगे, इसी दौरान मोहम्मद समीर ने गोली चला दी। गोली हरप्रीत और गोविंद सिंह के सिर में लगी। इस घटना के बाद हरप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गोविंद सिंह का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं दिल्ली में G20 समिट से पहले सड़कों के किनारे शिवलिंग के आकार वाले फव्वारे लगाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, ये फव्वारे सिर्फ सजावट की चीज है, शिवलिंग नहीं है। आप हर चीज को वैसे देखते हैं जैसे देखना चाहते हैं। शुक्रवार 1 सितंबर को पालम एरिया में दक्षिणी की मूर्तियों के अनावरण के बाद LG ने कहा, हमारे डेलीगेट्स इस रास्ते से होकर गुजरेंगे। हमने यहाँ यक्षिणी की मूर्तियां लगवाई हैं। आप इसे देवी कहेंगे, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। देश के कण कण में भगवान है। दूसरी तरफ आपने हिंदुओं की भावनाओं आहत करने के आरोप में LG सक्सेना के खिलाफ शुक्रवार को शिकायत दर्ज। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा, शिवलिंग के ऊपर सीवेज का पानी बह रहा है, जिससे हिंदुओं को गहरा आघात पहुंच रहा है। LG सक्सेना ने आपके आरोपों को बचकाना व्यवहार करार दिया। उन्होंने कहा, यक्षिणी भगवान कुबेर की कीमती चीजों की रक्षा करती हैं। इन मूर्तियों को प्रतीकात्मक संकेत के रूप में स्थापित किया गया है, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। बता दें, दिल्ली में 9-10 सितंबर को G20 समिट होने वाला है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत कई ग्लोबल लीडर्स के शामिल होने की चर्चाएं हैं। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी को सुंदर बनाने के लिए कई अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली में G20 समिट के दौरान बंदरों को दूर रखने के लिए लंगूर के कटआउट लगाए गए हैं। हर कटआउट के साथ एक व्यक्ति को तैनात किया गया है जो लंगूर की आवाज निकालने में एक्सपर्ट है। दिल्ली में बंदरों की आबादी बहुत ज्यादा है। रिहायशी इलाकों के अलावा दफ्तरों और ऐतिहासिक स्थलों पर भी बंदर खुलेआम घूमते हैं। आए दिन आम लोग इनके हमले का शिकार होते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त लगभग 400 प्राइवेट कर्मचारियों को हटा दिया। आप सरकार ने LG के फैसले का विरोध किया और कहा कि वो इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। यही नहीं, आपने LG पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उनका काम सिर्फ दिल्ली वालों को परेशान करना है। इस देश में रहने वाले करोड़ों हिंदू भाई बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया भारतीय जनता पार्टी ने। दिल्ली के चौराहे पर शिवलिंग स्थापित कराया। शिवलिंग को स्थापित करने की एक पूरी पद्धति है हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म के अंदर। उसकी किसी भी पद्धति को फॉलो किए हुए बिना शिवलिंग रखा, और सबसे बुरी बात कि उसके फव्वारे का शक्ल दे दिया। फव्वारे का शक्ल का मतलब ये हुआ कि जो पानी प्रोसेस करके सीवर का पानी, इधर उधर का पानी एक तरीके से शिवलिंग पे गिरेगा, जो कि बहुत ही गलत। वहीं ईडी ने शुक्रवार देर रात मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के मुंबई ऑफिस बुलाया गया था, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। उन पर 538 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। गोयल को आज 2 सितंबर को स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा।
जहां ईडी हिरासत की मांग करेगी। इसके पहले ईडी ने उन्हें 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। बता दें, पिछले साल नवंबर में कैनरा बैंक ने नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद मई 2023 में सीबीआई ने फ्रॉड केस दर्ज किया। बाद में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। कैनरा बैंक ने आरोप लगाया था कि जेट एयरवेज की फॉरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि जेट ने अपने से जुड़ी कंपनियों यानी रिलेटेड कंपनियों को 1410.41 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ऐसा कंपनी के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए किया गया। गोयल परिवार के पर्सनल खर्चे जैसे स्टाफ की सैलरी, फोन बिल और व्हीकल एक्सपेंस सब जेट एयरवेज से ही होते थे। बता दें कि गोयल ने 1993 में जेट एयरवेज की स्थापना की थी। 2019 में एयरलाइन का चेयरमैन पद छोड़ दिया था। जेट एयरवेज एक समय भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस में से एक थी और एयरलाइन को साउथ एशियन नेशन की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन का दर्जा हासिल हुआ था। फिर कर्ज में दबे होने के कारण जेट एयरवेज 17 अप्रैल 2019 में ग्राउंडेड हो गई। वहीं जून 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बैकरेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत जालान कालरॉक कस्टोडियम ने जेट एयरवेज की बोली जीत ली। इसके बाद से जेट के रिवाइवल की प्रोसेस चल रही है, लेकिन अब तक एयरलाइन शुरू नहीं हो पाई। ये कंसोर्टियम मुरारी लाल जालान और कालरॉक कैपिटल की जॉइंट कंपनी है। जालान एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है, वहीं कालरॉक कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड फाइनेंशियल एडवाइजरी और अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने वाली लंदन बेस्ड ग्लोबल फर्म है। 1990 के दशक की शुरुआत में टिकटिंग एजेंसी एंटरप्रेन्योर बने नरेश गोयल ने जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड की शुरुआत कर लोगों को एयर इंडिया का ऑल्टरनेटिव दिया था। एक वक्त जेट के पास कुल 120 प्लेन थे और वो लीडिंग एयरलाइन में से हुआ करती थी। दी जॉय ऑफ फ्लाइंग टैगलाइन वाली कंपनी जब पीक पर थी तो हर रोज 650 फ्लाइट्स का ऑपरेशन करती थी। जब कंपनी बंद हुई तो उसके पास केवल 16 प्लेन ही रह गए थे। मार्च 2019 तक कंपनी का घाटा 5,535.75 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पति ही गांव वालों के सामने महिला को 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। घटना 31 अगस्त की है। शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। एसपी अमित कुमार ने बताया कि महिला की शादी 1.5 साल पहले ही इस गांव के युवक के साथ हुई थी। इस घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। महिला ने देर रात पुलिस में शिकायत दर्ज की। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 14 लोगों का नाम है। पुलिस ने पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना की निंदा की है। आयोग ने राजस्थान के डीजीपी से मामले में फौरन एक्शन लेने को कहा और 5 दिन के अंदर इस मामले के रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम गहलोत आज धरियावाद जाकर पीड़ित महिला और परिवार से मुलाकात करेंगे। आरोपियों को शुक्रवार रात ही ये खबर लग गई थी कि पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है। इसके बाद उन्होंने जंगल की तरफ भागने की कोशिश की, इससे उनके पैरों में चोटें आईं। हालांकि पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमें गठित की गई हैं। जानकारी के अनुसार शादी के 6 महीने बाद महिला पड़ोस के गांव उपला कोटा के एक युवक के साथ चली गई थी। महिला साल भर बाद 30 अगस्त को जब युवक के साथ वापस लौटी तो उसके ससुराल वाले उसे जबरन अपने गांव पहाड़ा ले आए। इसके बाद पति ने गांव वालों के सामने ही उसके कपड़े उतारे और निर्वस्त्र कर घुमाया। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो जोर जोर से चीख रही है और छोड़ देने की गुहार लगा रही है। इस दौरान गांव के कई लोग सिर्फ देखते रहे और वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने पति को नहीं रोका। महिला 6 महीने की गर्भवती है। एशिया कप 2023 का तीसरा मुकाबला आज कैंडी में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। मैच की शुरुआत भारतीय टाइमिंग के मुताबिक दोपहर 3 बजे से होगी। टॉस दोपहर 2:30 बजे से होगा। पाकिस्तान की टीम अपने पहले मैच में नेपाल को हरा चुकी है। वहीं ये भारतीय टीम का पहला मुकाबला होगा। दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में 4 साल के बाद आमने सामने हो रही हैं। इससे पहले उनकी भिड़ंत 2019 वर्ल्ड कप में हुई थी। पाकिस्तान ने मैच से एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी थी। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 टॉस के वक्त सामने आएगी। अलग अलग वेदर वेबसाइट के मुताबिक कैंडी में शनिवार को दोपहर में मैच के समय बादल छाए रहेंगे। मैच के दौरान बारिश की 84% संभावना है। ओवरऑल भारत और पाकिस्तान के बीच 132 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं और भारत ने 55 और पाकिस्तान ने 73 मैचों में जीत हासिल की है। 4 मैच बेनतीजा रहे हैं। वनडे एशिया कप में दोनों टीमें आखिरी बार 2018 में भिड़ी थी। तब उनके बीच 2 मैच खेले गए थे और दोनों बार भारत ने जीत दर्ज की थी। बता दें, श्रीलंका में एशिया कप के दौरान भारत पाक की टीमें 3 बार भिड़ी हैं। एक बार दोनों को ही जीत मिली। एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रही।
आखिरी बार 2010 में दोनों टीमें दामुम्बला के मैदान पर आमने सामने आई थी। इस मुकाबले को भारत ने एक गेंद बाकी रहते 3 विकेट से जीता था। इससे पहले 2004 में कोलंबो के मैदान पर हुआ मुकाबला पाकिस्तान ने 59 रन से जीता था। बता दें दोनों टीमें कैंडी में पहली बार वनडे में आमने सामने हुई। सांसद कौशल किशोर के घर हुई हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सांसद कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या जुए के पैसों को लेकर हुई है। पुलिस ने बताया कि रात में मृतक समेत सभी आरोपियों ने पार्टी की थी और इसी दौरान जुआ भी खेला था। इस दौरान विनय श्रीवास्तव लगभग 12,000 रुपए हार गया था। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता गया और सुबह 4:15 पर विनय श्रीवास्तव को गोली मार दी गई। सांसद कौशल किशोर के घर में चली इस गोली से विनय की मौके पर ही मौत हो गई। विनय श्रीवास्तव हत्याकांड में पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बेगरिया गांव का है। विनय श्रीवास्तव के परिजनों ने लिखित तहरीर दी है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि विनय की मौत केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के पुत्र विकास किशोर की पिस्टल से हुई है। बताया जा रहा है कि विनय श्रीवास्तव केंद्रीय मंत्री के बेटे का करीबी था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि घटना के स्थल से वारदात में प्रयुक्त पिस्टल और एक खोखा कारतूस फॉरेंसिक टीम ने बरामद किया है। घटनास्थल से बरामद पिस्टल से फील्ड यूनिट के फिंगरप्रिंट भी जुटाए गए हैं। बरामद पिस्टल 32 बोर की आसुफ विकास किशोर की है। पुलिस ने जब एफआईआर में नामित आरोपी अजय रावत, अंकित वर्मा और समीम उर्फ बाबा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि घटना से पहले विकास किशोर उर्फ आसू के घर में मृतक विनय नामित आरोपियों अजय रावत, अंकित वर्मा और समीर उर्फ बाबा और 2 अन्य सौरभ रावत और अरुण प्रताप सिर्फ बंटी के साथ जुआ खेल रहा था। जुआ खेलने के पहले इन लोगों ने शराब भी पी थी। जुआ खेलने के दौरान मृतक विनय श्रीवास्तव लगभग 12,000 रुपए हार चुका था। कुछ समय बाद अंकित वर्मा, अजय रावत और समीम के कहने पर जुए का खेल बंद हो गया और सौरभ रावत और अरुण प्रताप सिंह और बंटी जुए में जीती रकम को लेकर वहां से चले गए। विनय इस बात को लेकर अजय, अंकित व समीम से नाराज हो गया और कहने लगा कि तुम लोगों ने प्लानिंग के तहत गेम बंद करा दिया और सौरभ रावत और अरुण प्रताप सिंह और बंटी को यहाँ से भगा दिया। तुम लोगों के कारण मैं पैसा हारा हूँ। यदि गेम चालू रहता तो मैं पैसा वापस जीत जाता। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्त अजय रावत, अंकित वर्मा और समीम को उनके जुर्म बताते हुए उन्हें नियमानुसार अंतर्गत धारा 302 में गिरफ्तार कर लिया है। घटना में बरामद 32 बोर पिस्टल जो विकास किशोर उर्फ आसू की है के लाइसेंस निरस्तीकरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की। वहीं इस मामले में विकास कौशल आशु ने अपने एक दोस्त के साथ फ्लाइट की तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में वो कल दिल्ली जा रहा है। इसके साथ ही इंडिगो फ्लाइट की टिकट्स भी शेयर की हैं ताकि ये साबित हो सके कि वो घटना के वक्त दिल्ली में मौजूद था। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन शुक्रवार को हिंसक हो गया जिसमें 38 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज को बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि भाजपा सरकार ने समाज को धोखा दिया है और इसके लिए उन्हें मराठा समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रिया सुले ने अपने एक्स पर लिखा, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये बहुत अपमानजनक है। एनसीपी नेता ने कहा, सच्चाई ये है कि बीजेपी ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने का भ्रम देकर वोट हासिल किए, लेकिन हकीकत ये है कि भाजपा ने आरक्षण के मामले में मराठा समुदाय को वादा देने के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा, मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने पर हमारी स्थिति स्पष्ट है। भाजपा ने लगातार इस संबंध में भ्रम बढ़ाने का रुख अपनाया है। यह अफसोस की बात है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी और विचार की सरकार के बावजूद आरक्षण नहीं दिया गया है। सुप्रिया सुले ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने मराठा समुदाय के आंदोलनकारियों पर हमला करके समाज को धोखा दिया है। इसके लिए बीजेपी को मराठा समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। पुलिस ने बताया कि अंबाड़ तहसील में धुले सोलापुर रोड पर अंतरवाली सराथी गाँव में हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। ग्रामीणों ने दावा किया कि पुलिस ने हवा में गोलीबारी की, लेकिन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की। मनोज जारंगे के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार से भूख हड़ताल पर थे। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मराठा समुदाय के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शांति की अपील की और घोषणा की कि हिंसा की उच्च स्तरीय जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि पथराव के कारण पुलिस को लाठीचार्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को आंदोलन हिंसक हो गया और कुछ लोगों ने राज्य परिवहन की बसों और निजी वाहनों को निशाना बनाया।
फडणवीस ने घायल पुलिसकर्मियों की संख्या 12 बताई, जबकि जालना जिले के पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी ने देर रात बताया कि पथराव में 32 पुलिसकर्मी और 6 अधिकारी घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को गंभीर चोटें आई उनका जालना नगर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा असम में बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक तैयार किया था, जिसे सार्वजनिक सुझाव के लिए प्रस्तावित किया गया था। अब इसी विधेयक पर जानकारी देते हुए शर्मा ने कहा कि हमें हमारे सार्वजनिक नोटिस के जवाब में कुल 149 सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिले सुझाव में से 146 विधेयक के पक्ष में हैं। इससे साफ है कि बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के समर्थन में ज्यादा लोग हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी पक्ष में विधेयक पर 3 संगठनों ने विरोध जताया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सुझाव मिल चुके हैं, अब हमारे लिए एक तरह से रास्ता साफ है। विधेयक को लेकर अब हम प्रक्रिया के अगले चरण पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 45 दिनों में विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया जाएगा। गौरतलब हो, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा लंबे समय से बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने की बात कह रहे हैं। सार्वजनिक नोटिस मिलने से पहले शर्मा ने कहा था कि असम सरकार राज्य में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असम में बाल विवाह पर चल रही कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। वहीं 2026 तक असम में बाल विवाह समाप्त हो, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने कहा था कि असम सरकार ने ये जांचने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है कि क्या राज्य विधानमंडल को राज्य में बहु विवाह पर रोक लगाने का अधिकार है। समिति मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत अधिनियम 1937 के प्रावधानों की जांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ साथ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ करेगी। समिति निर्णय तक पहुंचने के लिए कानूनी विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह पर नकेल कसने के संबंध में अपने प्रयासों को तिगुना करेगी। निकट भविष्य में गिरफ्तारियों और तेज होंगी। बाल विवाह के अपराधियों के खिलाफ गहन अभियान चलाया जाएगा। इस साल फरवरी में असम सरकार द्वारा बाल विवाह पर कार्रवाई शुरू करने के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। समन्वय समिति के गठन के साथ ही एकजुट होकर मोदी सरकार को हराने का संकल्प भी पारित हुआ। बैठक में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम भी तय की गई। हालांकि जाति जनगणना के सवाल पर गठबंधन में उपजे मतभेद के कारण इससे जुड़े राजनीतिक प्रस्ताव को आखिरी समय में वापस ले लिया गया। बैठक में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। गौरतलब है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की रणनीति सामाजिक न्याय को मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव में मुख्य हथियार बनाना चाहती है। इस कड़ी में बेंगलुरु में हुई गठबंधन की दूसरी बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर सामूहिक संकल्प भी पारित किया गया था। इसमें विशेष रूप से जातिगत जनगणना के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया था। हालांकि मुंबई में स्थिति बदल गई। जदयू सूत्रों के मुताबिक बैठक में जातिगत जनगणना करने की मांग को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी तैयार किया गया था। सपा, राजद और जदयू सहित कई दल इस प्रस्ताव को पारित करने के पक्ष में थे। हालांकि पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उसके बाद शिवसेना के विरोध के कारण प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। तय किया गया कि इस संबंध में गठित की गई समन्वय समिति गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत कर रास्ता निकालेगी। बैठक में चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया और इसरो की सराहना की। साथ ही कहा कि इसरो की क्षमताओं के निर्माण, विस्तार और गहनता में 6 दशक लग गए। गठबंधन में अगर जातिगत जनगणना पर सहमति नहीं बनी तो तकरार बढ़ सकती है। दरअसल सामाजिक न्याय की राजनीति के तहत मोदी सरकार को घेरने के लिए जहां बिहार की जदयू सरकार राज्य में जातिगत जनगणना करा रही है, वहीं सपा, डीएमके जैसे कई दल जातिगत जनगणना के समर्थन में है। दूसरी ओर टीएमसी और शिवसेना को लगता है कि इसका समर्थन करने के कारण अगड़ा वर्ग उनसे नाराज हो सकता है। वहीं अब रिकॉर्ड की गई फोन की बातचीत को सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है, चाहे वो गैर कानूनी तरीके से ही प्राप्त क्यों ना की गई हो। कॉल को स्पीकर पर रखने के बाद डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किए जाने पर 2 आरोपियों के मोबाइल फोन की बातचीत को अवरोधन नहीं माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 30 अगस्त को एक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने फतेहगढ़ छावनी बोर्ड के पूर्व सीईओ महंत प्रसाद राम त्रिपाठी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की। दरअसल महंत प्रसाद राम त्रिपाठी की रिश्वत मामले में क्लीन चिट की मांग करने वाली उनकी डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी थी कि पूरा मामला फोन पर हुई बातचीत पर रिकॉर्डिंग के आधारित होगा, जो अवैध तरीके से प्राप्त की गई थी। इसे सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को एक निरर्थक अभ्यास बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा, दोनों आरोपी व्यक्तियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को इंटरसेप्ट नहीं किया गया था और ये कानूनी रूप से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत में रिकॉर्ड की गई बातचीत को सही माना जा सकता है। पीठ ने कहा, कानून स्पष्ट है कि किसी साक्ष्य को अदालत इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकती कि यह अवैध रूप से प्राप्त किया गया है। याचिकाकर्ता पर बोर्ड के सदस्य शशि मोहन से 1.65 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। एक आरोपी द्वारा स्पीकर पर फोन डालने के बाद सीबीआई ने डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पर दोनों आरोपियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया। इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।